हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल के बारे में, जिसमें आपको बताना होता है कि हमारी के की रेंज क्या है। हमको उसमें के की रेंज को फाइंड आउट करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसका मेथड स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा हुआ है, फॉर द सिस्टम GS इंटू HS इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस एस का होल स्क्वायर अपॉन एस क्यूब, फाइंड द रेंज ऑफ के। यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि के की क्या रेंज है फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल हो। और स्टेबल होने के लिए सिस्टम की क्या कंडीशन होती है, जो हमारी राउट्स टेबल होती है उसकी जो फर्स्ट कॉलम होती है उसकी वैल्यू फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव आनी चाहिए, और अगर उसमें एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, और अगर उसी कॉलम में कोई भी जीरो आ जाता है तो हमारा मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। ये अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि के की रेंज क्या होगी जो हमारा सिस्टम स्टेबल हो। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन इक्वेशन। हमको इक्वेशन दी हुई है ये GS इंटू HS, और ये इक्वेशन हमने लिख ली जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है। आपको पता है ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। ऊपर हमारा क्या होता है, जीरो, नीचे होता है पोल्स, ऊपर होता है न्यूमिनेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो हम नीचे वाले को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेबिलिटी पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो नीचे वाले का पड़ता है, क्योंकि हमारे नीचे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। तो हमारा पोल्स की वजह से ही इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी स्टेबिलिटी पर। तो हम नीचे वाली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, हमने इजिकल टू जीरो के इक्वल लिख लेते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर हम क्या करते हैं, GS इंटू HS की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमें इक्वेशन में ऊपर दी हुई है, ये जो यहाँ पे दी हुई है हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। हमने इसका यहाँ पे LCM ले लिया। LCM लेने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और ये एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू जीरो। और एस क्यूब की मल्टीप्लाई जब हम जीरो में करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। हमारा बस ये ऊपर का बचेगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसके फॉर्मूले को यहाँ पे खोल देंगे। 1 प्लस एस का होल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s हो जाएगा। जब हम a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे खोल दिया, ओपन कर दिया इस फॉर्मूले को इजिकल टू जीरो। फिर हमने क्या किया, के की मल्टीप्लाई हमने अंदर की और कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ के की मल्टीप्लाई अंदर की। और फिर हमने इस वाली इक्वेशन में हमने इसको सीक्वेंस में लिख लिया। सबसे पहले s की पावर 3, फिर s की पावर 2, फिर s, और फिर जो s की पावर 0 होती है यानी कि कुछ भी नहीं होती, तो यहाँ पे k। सिर्फ हमने इसका अरेंजमेंट किया यहाँ पे, जिससे कि हम इसको राउथ-हर्विट्ज़ टेबल में इसको लिख पाए। तो हम इसको राउथ टेबल में लिख लेते हैं। राउट्स की फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो हम S3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे S3 से स्टार्ट है इक्वेशन। तो हम S3 से स्टार्ट करते हुए इसको जीरो तक ले जाते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, S की पावर जो 3 होती है, जो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर होती है, हम उससे स्टार्ट करते हैं और इसको जीरो तक ले जाते हैं। फिर हम ये यहाँ पे लिखते हैं। ये हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा S3 का कोफिशिएंट है इक्वेशन में, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। S3 का कोफिशिएंट क्या है, 1। फिर हम S स्क्वायर को छोड़ देंगे, फिर S का कोफिशिएंट देखेंगे 2s, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर जो आगे होता है उसका कोफिशिएंट देखते हैं। लेकिन इसके आगे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो आपने क्या समझा, यहाँ पे s की पावर 3 है, उसका कोफिशिएंट देखेंगे, फिर एक को छोड़ देंगे, फिर जो आगे आएगा उसका कोफिशिएंट चेक करेंगे हम यहाँ पे, वही हम कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देंगे। अब s स्क्वायर का कोफिशिएंट हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या है, k। हमने यहाँ पे k लिख दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लिखेंगे, मतलब एक छोड़कर एक, तो हमने यहाँ पे k लिख लिया। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स, जो
एस की पावर 1 है। आप ये मत लिख देना कि एस का जो कोफिशिएंट है हम 2k लिखेंगे यहाँ पे, नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ हम 2 टेबल तक लिखते हैं, ठीक है, 2 स्टेप तक लिखते हैं इसको, फिर हमको ये सोल्व करना पड़ता है। अब ये सोल्व कैसे होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर डिवाइड कर देते हैं इससे, यानी कि जिससे हम स्टार्ट करते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डिवाइड कर देते हैं इससे। तो मैंने यहाँ पे यही किया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, हमको ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और ये यहाँ पे फ्रेंड्स ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। चलो हम जब हम सोल्व करेंगे, मैंने यहाँ पे k गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम 0 0 करते हैं, और फिर हम जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे भी 0 आ जाता है। अब हम देख लेते हैं, फॉर द स्टेबल सिस्टम ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम शुड बी पॉजिटिव। स्टेबल सिस्टम होने के लिए जो हमारी ये फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शुड बी पॉजिटिव, यानी कि सारी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। और ये पॉजिटिव कब होगी, जब हमारा ये ज़्यादा होगा 0 से और ये ज़्यादा होगा, यानी कि ये ग्रेटर देन होगा 0 से और ये भी ग्रेटर देन होगा 0 से। तो मैंने यहाँ पे लिखा k ग्रेटर देन होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए। तो k की वैल्यू फिर हम इससे यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे k कॉमन ले लिया, तो 2k - 1 बचा यहाँ पे अपॉन k, इससे ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2k - 1 बचेगा बस, और फिर हम इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा, और 2 नीचे चला जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा। आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, हमारा ये आ जाएगा, यानी कि हमारी k की जो रेंज है वो ये होनी चाहिए, तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। अदरवाइज़ मैं आपको इसी न्यूमेरिकल में अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल की भी कंडीशन बता देता हूँ। मार्जिनली स्टेबल कब होगा, जब हमारा ये जो इक्वेशन है हमारी जो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर ये 0 से कम होगा, यानी कि यहाँ पे फिर कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो यहाँ पे मैंने यही बताया हुआ है, जब हमारी ये वैल्यू ज़्यादा कम होगी 0 से, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और मार्जिनली स्टेबल कब होगा, जब हमारी यहाँ पे जो है 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। फिर हमारा जब यहाँ पे 0 और 0 हो जाती है पूरी रो, तो हमारा क्या हो जाता है, मार्जिनली स्टेबल बोलते हैं हम उसको। तो हमारी ये वाली रो S1 है ना, इसकी रो 0 हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। k = 0 होगा, या ये k² - k अपॉन k = 0 होगा, तो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, स्टेबल के लिए पूछा गया था, ये यहाँ तक है, ठीक है। ये मैंने नीचे आपको समझाने की वजह से कर दिया अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल का। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।